आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम और आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कुआलालंपुर समिट। ये टॉपिक तकरीबन दिसंबर 2019 में और अभी जब हम के जनवरी 2020 में दाखिल हो चुके हैं तो ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में रहा है और हमने देखा कि कुआलालंपुर समिट की वजह से पाकिस्तान की जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। तो मैंने सोचा कि चूँकि CSS 2020 की अटैम्प्ट भी नज़दीक आ रही है तो क्यों ना इस टॉपिक को भी, इसके चंद एक डायमेंशंस को एक वीडियो बना के उसको डिस्कस कर लिया जाए और देखा जाए कि व्हाट दिस कुआलालंपुर समिट वाज ऑल अबाउट। इसके पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंसेस थे, मुस्लिम वर्ल्ड और OIC के रोल के साथ ये किस तरह से रिलेट कर रहा था। फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी की तकरीबन 30 दिसंबर को इनकी स्टेटमेंट आई। ये कहते हैं कि देयर इज़ नो डाउट दैट महातीर मलेशिया के आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर है। महातीर्स एफर्ट्स आर एम्ड एट पुलिंग द स्ट्रेंथ्स एंड कैपेसिटीज ऑफ डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज टू इनिशिएट जॉइंट प्रोजेक्ट्स फॉर देयर सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट। तो अब ये पाकिस्तान एक्सप्रेस कर रहा है कि महातीर मोहम्मद ने जो कुआलालंपुर समिट को इनिशिएट किया तो उसके पीछे महातीर मोहम्मद का एम क्या था। काउंटरिंग इस्लामोफोबिया इज़ आल्सो वन ऑफ द एम्स। तो ये जो इस्लामोफोबिया का जो एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट था कुआलालंपुर समिट की स्पिरिट के पीछे। हिज थिंकिंग इज़ पॉजिटिव बट सम फ्रेंड्स हैव एप्रीहेंशंस। तो ये जो इम्पोर्टेंट उसने बात की है, सम फ्रेंड्स हैव एप्रीहेंशंस, इससे उसकी मुराद जो कुरैशी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, उनकी इससे मुराद थी, वो बात कर रहे थे GCC कंट्रीज़ की और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की। ऑल्दो एफर्ट्स वर मेड टू एड्रेस देयर कंसर्न्स। तो ये शाह महमूद कुरैशी ने इसके ऊपर कहा। अब पाकिस्तान जो है इस सिनेरियो में, जब कुआलालंपुर समिट हुआ, पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर खान ने पहले प्रॉमिस किया कि मैं इसमें जो है वो मैं पार्टिसिपेट करूंगा, इसमें शिरकत करूंगा, लेकिन फिर हमने बाद में देखा कि सऊदी अरब के कंसर्न्स की वजह से पाकिस्तान जो है वो एट द टाइम ऑफ द समिट पाकिस्तान ने महातीर मोहम्मद से और टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं अर्दोगान से, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इनसे माजरत कर ली और ये यहाँ पे आपको महातीर मोहम्मद नज़र आ रहे हैं। तो कुआलालंपुर समिट जो 2019 है इसके पीछे थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। बुनियादी तौर पे ये स्टार्ट हुआ जब सितंबर 2019 में जनरल असम्बली के, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के सेशंस हो रहे थे। तो उन सेशंस में तकरीबन तमाम कंट्रीज़ जो हैं उनके हेड ऑफ़ द स्टेट्स या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स वो एड्रेस करते हैं वहाँ पर। तो वही जनरल असम्बली के सेशंस की साइडलाइंस के ऊपर इन तीनों लीडर्स ने इन्होंने आपस में बात की कि हमें शायद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से हट के एक समिट करना चाहिए, जो कि कुआलालंपुर में, वो महातीर ने कहा कि मैं उसको होस्ट करूंगा और उसमें हम जो है वो डिफरेंट इश्यूज उठाएंगे। फिर अगर आप इमरान खान की स्पीच जो जनरल असम्बली में है, सितंबर 2019 की स्पीच की मैं बात करूं, उसको उठा के देख लें तो उसमें इमरान खान ने स्पेसिफिकली इस्लामोफोबिया की बात की थी। तो ये वो कंसर्न्स थे जिनको सामने रखते हुए इन तीनों लीडर्स ने कहा कि हम इस्लामोफोबिया को फाइट करने के लिए एक मीडिया चैनल की भी इन्होंने बात की, मीडिया चैनल बनाएंगे और कुआलालंपुर समिट जो है वो हम एक समिट होल्ड करेंगे। तो अब जो कुआलालंपुर समिट है 2019 और इसके पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, आप समिट के होने से और समिट में पाकिस्तान की शिरकत ना करने से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर किस तरह से इन्फ्लुएंसेस हुए और किस तरह से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, ये बात बुनियादी तौर पे आज जो हम अपनी वीडियो के पहले इस समय डिस्कस करेंगे उसका फोकस ये होगा। अब ये बात याद रखिए कि कुआलालंपुर समिट जो है ये हुआ है बुनियाद दरमियान में, जबकि व्हेन देयर इज़ अ डीपनिंग डिवाइड इन मुस्लिम वर्ल्ड, और हम देख रहे हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में ब्लॉक्स और अलायंसेस इमर्ज कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक तरफ सऊदी अरेबिया की और GCC कंट्रीज़ की। GCC कंट्रीज़ में UAE वगैरह, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ये कंट्रीज़ जो हैं मिडल ईस्ट के ये कंट्रीज़ हैं। अब ये कंट्रीज़ OPEC में भी हैं और दूसरी तरफ जो दूसरा ब्लॉक मिडल ईस्ट में आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है वो ब्लॉक है ईरान का। अब हमें दूसरी तरफ ये भी नज़र आता है कि यहाँ पे ही मिडल ईस्ट में ही किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अपोनेंट जो ब्लॉक है उसमें टर्की भी नज़र आता है आपको और कतर भी नज़र आता है। ये बात आपने फील की होगी कि ये बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हो गई थी ये बात ड्यूरिंग
कतर के जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस थे उनके दौरान के, जहां पर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने कोशिश की कि कतर को ब्रो बीट करके साइडलाइन कर सके। वो उनके साथ 13 कंडीशंस रखी थी, उनमें से एक कंडीशन ये भी थी कि अल जजीरा चैनल को बंद किया जाए। बुनियादी तौर पे अल जजीरा चैनल जो है और कतर की जो स्टेट है, वहाँ के अमीर हैं, वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की पॉलिसीज़ के खिलाफ थे। और सऊदी और ईरान राइवलरी तो मिडल ईस्ट में आपको पता ही है कि वो फिनोमिनल लेवल की है। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट था जिसके बैकग्राउंड में इस्लामिक वर्ल्ड में ब्लॉक्स बन रहे हैं, और ये ब्लॉक्स बुनियादी तौर पे OIC में डोमिनेंट कंट्री जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है। तो फॉर दिस वेरी रीज़न जो है ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, और इन ब्लॉक्स के होते हुए OIC एज अ होल इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा। जब OIC परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम देखते हैं कि देन फिर वो एक आर्ग्यूमेंट आता है, रैशनल आता है कि शायद एक पैरेलल समिट की ज़रूरत है कि जो किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया को बाईपास करके और UAE को बाईपास करके या GCC को बाईपास करके ईरान हो गया, टर्की हो गया, कतर हो गया, मलेशिया हो गया और पाकिस्तान, उन्होंने फिर ये सबमिट करना था। यही जो मेनली कंट्रीज़ हैं यही इस समिट के पीछे थे। हान ने डिसाइड किया कि वो इस समिट को अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि इस समिट से पहले प्राइम मिनिस्टर हान ने रियाज का विजिट किया। किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया जो है वो मलेशिया ने ये जो अटेम्प्ट की कि एक कुआलालंपुर में समिट कराया जाए, इससे खुश नहीं है, खुश नहीं था। और क्योंकि किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया इसको यूँ समझता है कि ये OIC को रिप्लेस करने की कोशिश है, ये OIC के एक अल्टरनेटिव, एक नई कॉन्फ्रेंस बनाने की कोशिश है। सऊदी अरबिया इसको ऐसे देखता है। समिट बिकेम कंट्रोवर्शियल, चूँकि जब प्राइम मिनिस्टर हान ने कहा कि जब पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसमें, और सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत सख्त प्रेशर अप्लाई किया। जो न्यूज़ में बात है उससे तो ये पता चला कि हान को कहा गया कि अगर आप इसमें शिरकत करते हैं तो जो पाकिस्तानी मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो सऊदी अरबिया में काम करते हैं उनको सऊदी अरबिया से निकाल दिया जाएगा। और बुनियादी तौर पे आपने इस कॉन्टेक्स्ट को भी जहन में रखना है कि अभी पाकिस्तान, जब मैं 2019 में जब इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार था, और इसी साल ही सऊदी अरबिया ने जो है वो हमें $6 बिलियन का रिलीफ भी दिया था। उसमें $3 बिलियन का पैकेज था, और $3 बिलियन की जो ऑयल पेमेंट्स थी वो डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को ऑयल सप्लाई करने के ऊपर एग्री किया था, और $3 बिलियन की सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को कैश ट्रांजैक्शंस दी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने इस बात को जहन में रखना है। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट आपने ये जहन में रखना है कि मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं। तो ये दो मेन रीजंस थी जिनकी वजह से शायद पाकिस्तान जो है उसके ऊपर सऊदी अरबिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक ज़्यादा है। इसमें भी मैं अगर किसी एक बात को ज़्यादा रेट करूँ तो वो मैं रेट करूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर हान के लिए सबसे बड़ी कंपल्शन ये थी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में जो पाकिस्तानी काम करते हैं, अब मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी पाकिस्तान में ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट के रेट्स जो हैं वो बहुत कम हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा हाई है। अब अगर किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया उन लोगों को वहाँ से निकाल देता है तो फिर पाकिस्तान उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से प्रोवाइड करेगा। अगेन फिर आपको पता है कि वहाँ से फिर रेमिटेंसेस भी आते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिससे बनती है कंट्री की, उससे आपकी ट्रेड, आपकी इकॉनमी उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये वो मेन रीज़न थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने डिसीजन लिया कि वो KL समिट में शिरकत नहीं करेगा। KL समिट, कुआलालंपुर समिट। तो समिट कंट्रोवर्शियल हो गया आफ्टर मलेशिया रिफ्यूज टू एक्सटेंड इन्विटेशन टू किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया एंड इट्स क्लोज एलाइज इन द गल्फ रीजन। ईरान, टर्की, कतर एंड पाकिस्तान जो है इसके मेन इन्वाइटीज़ थे, और इसके अलावा जो 400 स्कॉलर्स ने इसमें कुआलालंपुर समिट में हिस्सा लिया। ये इनिशिएटिव था टर्की का, मलेशिया का और पाकिस्तान का। इसकी मैं बात कर चुका हूँ, और इसका मकसद ये था कि मुस्लिम वर्ल्ड को जो इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं उनको डिस्कस करना। पाकिस्तान के लिए जो मेन रीज़न थी कुआलालंपुर, वो थी कश्मीर इशू, क्योंकि अगस्त 5, 2019 के इंडिया का जो रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A था, उसके डिसीजन के बाद पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि OIC इसके ऊपर कोई स्टांस लेगी और इंडिया के जो एक्शंस हैं इनके खिलाफ OIC कुछ करेगी, लेकिन OIC ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए फिर पाकिस्तान को अल्टरनेटिव वेन्यूज़ की तरफ देखना पड़ा, और फिर सितंबर में जब इन तीनों ने डिसीजन लिया कि हम कुआलालंपुर सबमिट करेंगे तो पाकिस्तान को एक मौका नजर आया, क्योंकि इन द आफ्टरमैथ ऑफ अगस्त 5 डिसीजन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान हैज़ बीन कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू इंटरनेशनलाइज द कश्मीर इशू। तो रियाज ने जो कुआलालंपुर समिट को उसको इस तरह से देखा कि इट्स लाइक क्रिएटिंग एन अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म टू OIC। उन्होंने कहा कि ये जो है वो सऊदी अरबिया की पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक आउटरीच इन्फ्लुएंस जो है मुस्लिम वर्ल्ड में, सऊदी अरबिया खादिम हरमैन शरीफें की आपने बात सुनी होगी, मक्का और मदीना की होली सिटी सऊदी अरबिया में है। तो इस वजह से जो मुस्लिम वर्ल्ड की जो प्रिज्यूम्ड किस्म की एक जो फर्जी इमामत है उसका ताज सऊदी अरबिया के सर के ऊपर जो है आप रख लें। तो सऊदी अरबिया ने यह समझा
जाके हमारी जो मुस्लिम वर्ल्ड में स्टैंडिंग है उसको कंप्रोमाइज करने की कोशिश है। अब देखें, इवन इंटेंट ऑफ दीज कंट्रीज टू होल्ड द समिट रिफ्लेक्ट्स दैट ओआईसी इज पॉलिटिसाइज्ड एंड टाइड टू सऊदी इंटरेस्ट। ये बात ऑब्वियस है, ये बात आपने इस्लामिक मिलिट्री जो कोalition बनी IMCTC की मैं बात कर रहा हूँ, IMCTC 41 नेशन का जो अलायंस बना, जो यमन में हुसियों से फाइट करने के लिए बना, और जो बुनियादी तौर पे किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया ने जिसको इस्तेमाल किया ईरान की इंटरेस्ट के खिलाफ मिडिल ईस्ट में, तो इसका बनना भी बुनियादी तौर पे इस बात की रिफ्लेक्शन है, इस बात की मैनिफेस्टेशन है कि मिडिल ईस्ट में ऑल इज़ नॉट वेल। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कोऑपरेशन है OIC है, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कह लें आप, तो जो OIC है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये बुनियादी तौर पे पॉलिटिसाइज हो चुकी है और हाईली टिल्टेड है इन फेवर ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि OIC के जो तमाम सेक्रेटेरिएट के जो फंक्शंस हैं और OIC के जो तमाम ऑपरेशंस हैं उनको रन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो फंडिंग प्रोवाइड करता है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया प्रोवाइड करता है। जब सऊदी अरबिया प्रोवाइड करेगा तो डिसीजंस भी वही लेगा, यही रूल ऑफ द वर्ल्ड है। किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया और GCC जो है हैव नॉट स्टूड विद पाकिस्तान ऑन मेनी इशू। आपको पता होगा कि जो है वो मोदी के ऊपर UAE ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो मोदी को अवार्ड किया। अब रियाज डिड शो सॉलिडारिटी विद इस्लामाबाद एंड एक्सप्रेस्ड कंसर्न, UAE टर्म्ड इट इंडियाज इंटरनल मैटर, जो अगस्त 5 का डिसीजन है। तो इस वजह से जो है वो पाकिस्तान को देखना पड़ा दूसरे वेन्यूज़ की तरफ। तो फिर पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया और ईरान ने कहा कि हम ये एक नया समिट करते हैं, और अगेन इन चारों कंट्रीज ने इंडिया का जो अगस्त 5 का डिसीजन था उसको अपोज किया था। रियाज हैज मेड एफर्ट्स टू ब्रिंग इंडिया इनटू द OIC ब्लॉक। अब OIC जो है वो मुस्लिम कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है। किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया ने कोशिश की है कि उसी के अंदर जो है वो हम इंडिया को ले आएं। इसकी वजह से OIC प्लेटफॉर्म हमने देखा कि डिवाइड हो गया। OIC बुनियादी तौर पे बनाया गया था, अगर आप इसका चार्टर पढ़ें तो वो बनाया गया था मुस्लिम वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, मुस्लिम वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। आज का जो लेक्चर है, जो वीडियो मैं आज आपके साथ बना रहा हूँ, इसके दूसरे पार्ट में हम बुनियादी तौर पे डिस्कस करेंगे कि मैं कौन से इश्यूज की बात कर रहा हूँ। उनमें जो है वो मिडिल ईस्ट में कुछ क्राइसिस हैं, रोहिंग्या क्राइसिस है जिसके ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अब ईरान की क्या रीजंस थी कुआलालंपुर समिट के पीछे? ईरान की रीजंस थी हुसीज के साथ लिंक। OIC ने जो है कंडेम किया है, जो हुसीज जो कुछ यमन में कर रहे हैं उसको OIC ने कंडेम किया है और ग्रुप को डिक्लेयर किया है कि ये एक थ्रेट है रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए। अब आपको पता है कि यमन में जो हुसीज हैं वो ईरान के सपोर्टर्स हैं, ईरान उनकी सपोर्ट कर रहा है। ईरान के जो IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, जिनका हेड है ब्रिगेडियर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, तो कासिम सुलेमानी के अंडर IRGC मिडिल ईस्ट में डिफरेंट प्रॉक्सीज को जिनको सपोर्ट कर रही है उनमें से एक हुसीज भी है, और हुसीज के खिलाफ जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो अब्दुल रब्बू मंसूर हादी की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है उसको सपोर्ट कर रहा है। अब इंटरेस्टिंगली इसी कॉन्फ्लिक्ट में साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को सपोर्ट कर रहा है GCC या UAE, तो ब्लॉक्स बने हुए मुस्लिम वर्ल्ड में। तो ईरान की इंटरेस्ट है यमन में हुसीज की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और ईरान की किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के खिलाफ ट्रेडिशनल राइवलरी की वजह से। पाकिस्तान ने इसलिए डिसीजन लिया कि कुआलालंपुर समिट में शिरकत नहीं करेगा, और पाकिस्तान ने ये इस वजह से किया क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरब ने प्रेशर इंसर्ट किया। पाकिस्तान वाज सो फोर्स दैट इट डिडंट सेंड इवन इट्स मिनिस्टर, हमने कोई मिनिस्टर भी नहीं भेजा रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान। अब इससे रिजल्ट क्या निकलता है? इससे रिजल्ट ये निकलता है जो सारी बहस की है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं और पाकिस्तान जो है वो अपनी ओन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अब इमेजिन करें कि जब महातीर ने और एर्दोगान ने और प्राइम मिनिस्टर खान ने ये डिसीजन लिया कि हम ये सबमिट करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान बैकआउट कर गया, तो इन तीनों कंट्रीज के इनकी लीडरशिप के नज़दीक पाकिस्तान की क्या से और पाकिस्तान का क्या इम्प्रेशन और पाकिस्तान की का जो नेशनल इमेज है उसका क्या बनेगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। हाउ कैन इट देन एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन? तो पाकिस्तान जो है वो यमन कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ऑफर कर चुका है कि हम सऊदी अरब के दरमियान और ईरान के दरमियान मीडिएटर का रोल प्ले करेंगे। अब
हम मेडिएटर का रोल कैसे प्ले कर सकते हैं जबकि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हमें दबा के, हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करके हमें एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक्सर्ट करने की इजाज़त नहीं दे रहा। हम अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते, हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि हम किसी समिट में जाके पार्ट कैसे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो वल्नरेबल है एक्सटर्नल प्रेशर की तरफ और एक्सट्रेनियस इन्फ्लुएंसेस की तरफ और एक्सटर्नलिटीज की तरफ। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की मॉडलिटीज हैं उनके लिए ये एक लोएस्ट पॉइंट था। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के फेलियर का ये मुंह बोलता सबूत है कि हम कुआलालंपुर समिट में शिरकत नहीं कर सके। इसी लेक्चर के दूसरे पार्ट में मैं बात करूंगा कि कुआलालंपुर समिट की जरूरत क्या थी, किन वजूहात की बुनियाद पे कुआलालंपुर समिट, अपार्ट फ्रॉम द रीजन जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं, क्यों कुआलालंपुर समिट, व्हाट वाज इट ऑल अबाउट। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम और हम बात कर रहे हैं आज कुआलालंपुर समिट की रीजंस की। कुआलालंपुर समिट जो है वो हुआ दिसंबर 2019 में। पाकिस्तान, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडोनेशिया और मलेशिया की राइवलरी है ईस्ट एशिया में, पैसिफिक एशिया में, उसके ऊपर बात कर चुके हैं हम। और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है उसने इसलिए शिरकत नहीं की क्योंकि उसको इनविटेशन ही एक्सटेंड नहीं किया गया था। और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो कुआलालंपुर समिट को ओआईसी का अल्टरनेटिव फोरम समझ रहा था और पाकिस्तान को इसने, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। यानी कि पाकिस्तान को आर्म ट्विस्ट करके कहा कि थोड़ा सा आप होल्ड रखें अपने आप को। ईरान की जो प्रेजेंस है उसकी रीजन क्या है? ईरान की प्रेजेंस जो कुआलालंपुर समिट के पीछे वो है, इसकी एक पॉलिसी है ईरान की जिसको कहते हैं पिवट टू द ईस्ट पॉलिसी। बुनियादी तौर पे पिवट टू द ईस्ट पॉलिसी ये है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विथड्रॉल के बाद जो सैंक्शंस यूएसए ने ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हटाई थी वो यूएसए ने दोबारा लगा दी। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस के लगने की वजह से ईरान की इकोनॉमी क्रम्बल करने लगी। अब वो जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस हैं और ईरान के लिए उन इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से अपना तेल बेचना आसान नहीं है। तो उस इकोनॉमिक प्रेशर को रिलीव करने के लिए ईरान जो है वो लार्जली ईरान चाइना के ऊपर, टर्की के ऊपर और इंडिया के ऊपर रिलाई करता है कि ये कंट्रीज उससे ऑयल बाय करें। यूनाइटेड स्टेट्स की सैंक्शन को पीछे डालते हुए, यूनाइटेड स्टेट्स की सैंक्शन को घास ना डालते हुए उसको एक साइड पे रखें और ईरान से ऑयल बाय करें। तो उससे ईरान का जो इकोनॉमिक पेन है वो रिलीव होगा। तो ईरान के लिए बुनियादी तौर पे कुआलालंपुर समिट में शिरकत करने की रीजन यही थी कि ईरान जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की सैंक्शंस की वजह से उसकी जो इकोनॉमी हर्ट हो रही है उस हर्टिंग को कम करना चाहता था। और फिर हमने देखा कि कुआलालंपुर समिट में ही जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर है महातीर मोहम्मद, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। अब देखना हमने ये है कि क्या जो है जो कुआलालंपुर समिट है जिसमें हमने देखा कि तीन चार मेजर कंट्रीज थे। एक इसमें टर्की था, दूसरा इसमें मलेशिया था, तीसरा जो है वो इसमें कतर था, चौथा इसमें जो है वो ईरान बड़ा पार्टिसिपेंट था, पांचवा पाकिस्तान हो सकता था, पाकिस्तान ने पार्ट नहीं लिया। क्या ये ओआईसी का अल्टरनेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज ओआईसी जो है वो 57 मुस्लिम कंट्रीज उसमें हैं, दैट इज। और अगर आप मैं एक इंटरनेशनल जो स्कॉलर है उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इसको कंसिडर करता है कि ये ओआईसी का अल्टरनेटिव है तो इट इज एक्चुअली रीडिंग टू मच इनटू कुआलालंपुर समिट। मींस व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एम्प्लॉय वाज दैट कि जो कुआलालंपुर समिट है उसको हद से ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि सऊदी अरेबिया इसको समझ रहा है। इसके पीछे रीजंस क्या थी? इस्लामोफोबिया भी रीजंस थी। इस्लाम का जो इम्प्रेशन बना है स्पेशली 9/11 के बाद, स्पेशली क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जैसी थ्योरी के बाद, स्पेशली जो बर्नार्ड लिविस का जो उसकी जो राइटिंग थी द रेज ऑफ मुस्लिम्स, तो इस तरह की जो राइटिंग्स हैं उनकी वजह से
बेंजामिन बार्बर की राइटिंग आती है, बुक आती है जिहाद वर्सेस मैकवर्ल्ड। इनकी वजह से बुनियादी तौर पे ग्लोबल वार ऑन टेरर के बाद वेस्ट में या वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है या जिहाद है उसको मिसपर्सीव किया। अब इसी कॉन्सेप्ट के इन्फ्लुएंस के अंडर हर वेस्टर्न जो थिंकर है या पॉलिटिशियन है या वहाँ की जो पब्लिक है, उनके ओपिनियन में हर मुसलमान जो है वो टेररिस्ट है। तो उसकी वजह से हमें नज़र आता है कि एक इस्लामोफोबिया की वेव जो है वो सारे यूरोप में फैल रही है, अलॉन्ग विद पॉपुलिज्म की जो यूरोप में वेव अभी मार्च कर रही है उसके साथ साथ। तो इस्लामोफोबिया को फाइट करने के लिए बुनियादी तौर पे इन तीनों चारों लीडर्स ने जनरल असेंबली के सेशन के साथ ये डिसीजन लिया कि हमें शायद कुछ करने की ज़रूरत है, जिसमें अगेन मीडिया चैनल का बनाना भी था। अब और पॉवर्टी के हिसाब से अगर हम बात करें तो मुस्लिम वर्ल्ड ऑलमोस्ट जो है वो 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, लेकिन अगर हम इसकी जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो वो 5% है। 5 मेजर रीजंस जो हैं वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो उनमें से पहले जो रीज़न होगी वो है रोहिंग्या क्राइसिस। रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस के ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेक्चर है। रोहिंग्या जो रेफ्यूजी क्राइसिस है इसमें रखाइन स्टेट से 7,30,000 से ज़्यादा जो मुस्लिम्स हैं वो उनको रखाइन स्टेट से निकाल बाहर किया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ये एक ऐसा क्रैकडाउन था जिसके पीछे जेनोसाइडल इंटेंट थी, और जो म्यांमार में भी रह रहे हैं वो भी जेनोसाइड के रिस्क को फेस कर रहे हैं। जो दूसरा मेजर इशू है वो है चाइना में जो वेस्टर्न उनका जिंजियांग का प्रोविंस है, उसमें वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है आइगर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी मास डिटेंशंस का मामला है। बुनियादी तौर पे ये कम्युनिटी जो है, जो आइगर्स हैं, ये मुस्लिम्स हैं, और चाइना में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो हैन कम्युनिटी है, एचएन हैन कम्युनिटी कहते हैं। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो इन मुस्लिम्स को कन्वर्ट करना चाहती है या उनको अकल्चरेशन करना चाहती है, या उनके जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं या उनके जो कल्चरल सिंबल्स हैं, जो डेफिनेटली वो मुसलमान हैं तो इस्लामिक ट्रेडिशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन के एलिमेंट्स उनमें हैं, उनको ख़त्म करना चाहता है चाइना। तो चाइना की स्टेट वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन कर रही है। अब उस स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन के चंद एक जो है वो स्पेसिफिसिटीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मसलन चाइना का जो फार वेस्टर्न रीजन है जिंजियांग, उसमें आइगुर माइनॉरिटी और टर्किक मुस्लिम्स हैं। इसमें टर्किक मुस्लिम्स भी हैं और बीइंग हेल्ड इन कैंप्स, इनको कैंप्स में रखा जा रहा है, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट कहती है कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग के स्किल्स सेंटर्स हैं, और इनका मकसद जो है वो एक्सट्रीमिज्म को टैकल करना है। मैंने आपसे बात की थी जब हम बात कर रहे थे न्यू ग्रेड गेम की और उसमें हमने अफगानिस्तान की बात की थी, तो तब मैंने आपको कहा था कि चाइना को ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान जैसी ऑर्गेनाइजेशन से खतरा है, जिसको चाइना मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अफगानिस्तान की वॉर से 1970s या 1980s से अफगानिस्तान की वॉर के साथ कह लें या जहाद कह लें, उसके साथ लिंक्ड हैं। यही ग्रुप्स जो हैं वो 9/11 के बाद भी अफगानिस्तान के वॉर थिएटर में इन्वॉल्व रहे हैं, और इनमें से कुछ फाइटर्स जो हैं उन्होंने मिडिल ईस्ट में जाके, सीरिया में, इराक में, और कुछ फाइटर्स ने जो है वो अफ्रीका में भी जाके फाइट की है। तो इनकी मूवमेंट होती रहती है। तो चाइना इनसे जो है, चाइना को ख़तरा फील हो रहा है। अब यहाँ पे आपको जो है वो एक इमेज नज़र आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ टॉप यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफिशियल फॉर एशिया रिवील्ड इन मे that as many as 3 million Uyghurs are being detained in detention camps। तो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख को जो है वो डिटेन किया हुआ है चाइना ने। चाइना को जो फार वेस्टर्न रीजन है जिंजियांग, उसमें वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग इसकी मैं बात कर चुका हूँ। 1 मिलियन पीपल आर डिटेन्ड बट इट मे बी अप टू 3 मिलियन। अब इनके टोटल जो पॉपुलेशन है वो 10 मिलियन है। तो उसमें से जो अब एस्टिमेट्स डिफरेंट हैं, ऑब्वियसली कोई भी जो है वो एग्जैक्ट फिगर नहीं जानता, क्योंकि जैसे इंडिया कश्मीर में कर रहा है वैसे ही चाइना जो है वो वेस्टर्न जिंजियांग को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। आप देखें आज तक पाकिस्तान की तरफ से कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और हमारे जो हिस्टोरिकली चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो हम चाइना के इंटरनल इशू किसी के ऊपर भी बात नहीं करते, चाहे वो हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हों या फिर चाहे वो जिंजियांग रीजन में ये मामला हो। तो फोर्सेबल एफर्ट्स
चाइना वहाँ पे फोर्सिबली कोशिश कर रहा है कि उनको मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वहाँ की उनके साथ इंटीग्रेट करे, उनकी कल्चर, उनकी सिविलाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करे। अब आपने ये इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, आपने इसको ज़हन में रखना है। ये बात याद रखिए कि जब ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने जब अमेरिका को कॉलोनाइज किया था, या जब ब्रिटिशर्स ने ही अगेन ऑस्ट्रेलिया को कॉलोनाइज किया था, तो इन्होंने अबोरिजिन्स थी या रेड इंडियंस अमेरिका में थी, उनकी नस्लों की नस्लें मिटा दी थी, बिकॉज वो उनकी कल्चर को, वो उनकी सिविलाइजेशन को, वो उनके वे ऑफ लाइफ को जो है दे लुक्ड डाउन अपॉन देयर वे ऑफ लाइफ, और खुद को उन्होंने सुप्रीम कल्चर, सुप्रीम सिविलाइजेशन समझा। अगेन यही मेंटालिटी आपको नजर आती है नाजी जर्मनी की, हिटलर के अंडर। मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ, जिस इन्फ्लुएंस के अंडर जो है वो हिटलर ने हॉलोकॉस्ट किया और मिलियंस ऑफ जूस को उसने ज़बा किया। तो ये जो इवेंट्स हैं वो आपको बताते हैं कि किस तरह से एक मेजॉरिटी कम्युनिटी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ इस तरह से परसिक्यूशन या हो या सैवेजरी हो या जेनोसाइड कमिट करती है। However, Malaysia has remained silent on issue of Uyghurs because again मलेशिया और चाइना की इंटरेस्ट वन बेल्ट वन रोड के अंडर जो है वो चाइना मलेशिया में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी भी कंट्री को चुप करवाने के लिए बहुत है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज लाइकन्ड चाइनाज ट्रीटमेंट ऑफ आइगर्स टू नाजी जर्मनीज कंसंट्रेशन कैंप्स, जिसमें ऑशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप बड़ा फेमस हुआ हिस्ट्री में। पोलैंड में जो है वो कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे जहां पर हिटलर के रिजीम के अंडर जो है वो जूस को रखा जाता था। बट एन इंक्रीजिंगली असर्टिव बीजिंग हैज फेस्ड लिमिटेड क्रिटिसिज्म आउटसाइड द वेस्ट। तो वेस्ट के अलावा बाकी कोई इसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करता, और अगेन क्रिटिसिज्म इसीलिए नहीं करता क्योंकि अगर आप देखें तो चाइना के मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। जो तीसरी मेजर रीजन है वो है वॉर इन यमन। अब यमन की वॉर के ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा ओआईसी के ऊपर बात करूंगा, और स्पेशली ओआईसी में अरब्स के रोल के ऊपर बात करूंगा और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के रोल के ऊपर बात करूंगा। अबे ये जो मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको आप मेरा पर्सनल ओपिनियन भी समझ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कोई एकेडमिक वैलिडेशन इसके साथ अटैच करें, लेकिन ये एक ओपिनियन है जो कि एग्जिस्ट करता है। ओपिनियन ये है कि टू स्टेट सोल्यूशन से पहले 1940s में 1948 में जब यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में या पैलेस्टीनियन जब जूस की और पैलेस्टीनियंस की वॉर हुई, तो उस वक्त जो है वो एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जिसके तहत 56% जो ज़मीन मिलनी थी इसराइल की वो इसराइल को या जूस को मिलनी थी, और तकरीबन 44 या 45% जो लैंड थी वो मिलनी थी पैलेस्टीनियंस को। उस वक्त अरब लीग की यही मेजॉरिटी स्टेट्स, जिनमें जॉर्डन था, जिनमें इजिप्ट था, जिनमें किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया था और जिनमें कुछ यूएई जैसी स्टेट्स थी, इन स्टेट्स ने कहा कि हमें ये सोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। रीज़न क्योंकि ये अरब लैंड है। आज हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट में वही किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वही जीसीसी कंट्रीज, वही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अमेरिका के क्लोज अलाइज हैं, और ऑफ द रिकॉर्ड या बैक डोर्स के ऊपर जो है वो इसराइल के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहे हैं। और अगेन उसकी रीज़न है ईरान और सऊदी राइवलरी। मींस ईरान के साथ जो राइवलरी है उसकी वजह से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जो एक वक्त मिडिल ईस्ट में अरबों का सबसे बड़ा दुश्मन था, इसराइल उसके साथ कोऑपरेशन के लिए भी आमादा हो गया है। इसको मैं पर्सनली कंसिडर करता हूँ कि ये है अरबों की तरफ से बिट्रेल विद पैलेस्टीनियंस। अरबों ने धोखा दिया है पैलेस्टीनियंस को, एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइम रीजन दैट आई कंसिडर टू बी द रीजन कि जो फ़लस्तीन का जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा। अब दूसरी तरफ आप जो सेंसिटिविटीज़ हैं पैलेस्टीनियंस की या मुस्लिम्स की कह लें, या फिर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पाकिस्तानियों की सेंसिटिविटीज़ की हम बात कर लें। उन सेंसिटिविटीज़ को आप कैसे समझें? कश्मीर में अगस्त 5 का डिसीजन होता है, 8 मिलियन लोगों के लिए सारे कश्मीर को लिविंग हेल बना दिया जाता है, इनकारसरेट किया जाता है, इंटरमेंट कैंप्स बना के उनको जो है वो होल्ड किया जाता है। हाईएस्ट मिलिटराइज्ड रीजन है इन द वर्ल्ड, और क्या कुछ नहीं हो रहा। रेप्स हो रहे हैं, मास मर्डर्स हो रहे हैं, मैस ग्रेव्स मिल रही हैं। इंडियन आर्मी जो कुछ कर रही है वो मैं कश्मीर के टॉपिक के ऊपर बात कर चुका हूँ। तो एक तरफ ये होता है, दूसरी तरफ जो है वो हमारे मेहरबान यही अरबी दोस्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स
मोदी साहब को बुलाते हैं, कहते हैं मोदी साहब आए, हम आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स देते हैं। इसके ऊपर मैं बस इतना ही बात करूंगा, ये बात आपने जहन में रखनी है। दूसरा जो आपने एलिमेंट जहन में रखना है वो है पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, और जो तीसरी मैं चीज़ चाहता हूं जो आप जहन में रखें वो है यमन कॉन्फ्लिक्ट। समझ आती है बात के जिनजियांग में चाइना जैसी पावरफुल स्टेट इन्वॉल्व है और आप चाइना को नाराज नहीं करना चाहते। समझ आती है बात के जो है वो म्यांमार में वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ की स्टेट या वहाँ की आर्मी का इंटरनल मामला है, आप शायद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यमन में तो आप कुछ कर सकते हैं। यमन में तो रहने वाले मुसलमान हैं, उनके ऊपर सऊदी अरबिया जो है वो 5 सालों से बमबारी कर रहा है। इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition बनाया। 22 मिलियन यमन की जो पॉपुलेशन है वो उनमें से आधी पॉपुलेशन फेमिन में रह रही है। हजारों बच्चे मर चुके हैं। यमन की वॉर में अब तक 1 लाख से ऊपर लोग जो है वो मारे जा चुके हैं और यमन को यूनाइटेड नेशंस ने वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो करार दिया है। अब ये सारी बातें आपने जहन में रखनी है और साथ ये भी देखें कि ये कॉज कौन कर रहा है, कि यही इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition जो कि 22 मिलियन यमनी फैला रहे हैं। और रीजन क्या है? रीजन है सिर्फ एक लीडर की इडियसी या एक लीडर की इडियोसेंट्रिसी, और वो लीडर कौन है? दैट लीडर इज MBS मोहम्मद बिन सलमान। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं अपने पर्सनल बायस पोर्ट्रे कर रहा हूं। पर्सनल बायस है या नहीं है दैट इज वन साइड, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जैसी पावरफुल स्टेट के लिए यमन में इंटरवीन करना और 4-5 सालों तक बम्बार्ड करना उस लैंड को, शायद इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज वो भी यमन भी अगेन एक मुस्लिम स्टेट है। हुसीज वहाँ पे हुसीज ने स्वीप किया पावर, अगेन वो एक पावर गेम है दोनों स्टेट्स के दरमियान, एक तरफ ईरान है दूसरी तरफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, लेकिन उसमें नुकसान किसका हो रहा है? और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस के अंडर ही जो पोर्ट्स हैं यमन की, हुदैदा पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ या सना की बात करूँ मैं, तो जो पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स के ऊपर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और इनके एलाइज ने पोर्ट्स के गिर्द जो है वो इन्होंने ब्लॉकेड लगाई हुई है और ह्यूमैनिटेरियन एड को अंदर नहीं जाने देते। उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि ना तो मेडिसिन अंदर जाएंगी ना ही फूड अंदर जाएगा, और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। यमन को इन्वेड किया 2015 में। अब हम थोड़ा सा स्टैट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, इस टॉपिक को क्लोज करें जल्द से जल्द। UN has dubbed it world's worst humanitarian crisis. यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 18 मिलियन पीपल continue to live in hunger and at least 12 million children are caught up in the fighting and need help. 12 million children, 1 करोड़ 20 लाख मुसलमानों के जो बच्चे हैं। रीजन, सऊदी अरेबिया के किंग को अपनी बादशाहत, अपनी मोनार्की जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है करोड़ों मुसलमान बच्चों की लाइफ से। UAE इज सपोर्टिंग साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल। अब इंटरेस्टिंगली आपको एक तरफ तो सऊदी अरेबिया जो है वो अब्दुल रब्बू मंसूर हादी को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ जो UAE है वो एक और साउदर्न रेबल्स हैं जो खुद को STC कहते हैं, साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल, इनको सपोर्ट कर रहा है। अब इंटरेस्टिंगली हम देखते हैं कि अब्दुल रब्बू मंसूर हादी और साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल, इन दोनों के दरमियान भी आपस में डिफरेंसेस हैं। जैसे आपको पैलेस्टीनियन वॉर में या पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में फतह और हमास में डिफरेंसेस नजर आते हैं, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और हमास में, मुसलमानों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको नजर आते हैं, ऐसा ही जो है वो UAE में है। और अभी ये जो साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल है और जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है अब्दुल रब्बू मंसूर हादी की, जो कि एग्जाइल में बैठी हुई है, आई थिंक रियाज में बैठी हुई है, जिसको किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी सपोर्ट कर रहा है, ये भी आपस में जो है इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपस में इनके क्लैशेस हैं, फ्रिक्शंस हैं, और ये आपस में एक सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर इन्होंने रिसेंटली रीच किया है। नवंबर 2019 में यमन्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट एंड UAE बैक जो सेपरेटिस्ट हैं, दे साइंड अ पावर शेयरिंग डील टू हाल्ट इन फाइटिंग, कि आपस में नहीं लड़ेंगे, जैसे हम देखते हैं अफगानिस्तान में होता है वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। बट द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज एज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री रिमेन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ हुसीज। तो जो नॉर्दर्न यमन है उसमें सारा जो कंट्रोल है वो हुसीज का है, हुसीज को सपोर्ट कर रहा है IRGC जो कि ईरानियन बैक्ड हैं। हाउएवर अटैक्स बाय सऊदी लेड कोalition अंडर IMCTC, इसकी मैं बात कर चुका हूँ। पाकिस्तान 2 साल पहले ये इशू काफ़ी हाईलाइट हुआ कि पाकिस्तान को IMCTC का पार्ट बनना चाहिए या नहीं। आई वुड सजेस्ट कि आप इसके मुतल्लिक भी थोड़ा सा पढ़ें। हैव ड्रॉप्ड बाय नियरली 80%, अभी जो है वो इसके ऊपर अटैक्स कम हो गए हैं। इन नवंबर द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस रिपोर्टेड अ न्यू आउटब्रेक ऑफ डेंगू फीवर। अब
यमन में जो है वो फीवर ब्रेकआउट हुआ जिसके थाउजेंड्स ऑफ केसेस हुए और सेवरल डजन डेथ्स। अब कॉलरा आउटब्रेक हुआ जिसकी वजह से जो है लेट 2016 में 4000 से ऊपर लोग मरे। और रीजन क्या है? रीजन सिर्फ यही है कि मेडिसिन का ना जाने देना, उसकी ब्लॉकेड लगाई हुई है सऊदी अरेबिया और उसके अलाइज ने, जो कि हमसे या शायद यमनियों से ज्यादा मुसलमान हैं। Even as they remain active participants in the ongoing conflict, Saudi Arabia and UAE are also the top UN donors in Yemen. अब इंटरेस्टिंगली पैसा भी मैं दे रहा हूँ और मार भी मैं रहा हूँ। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फंड्स भी दे रहा था और यहाँ पे ड्रोन हमले करके हमारे लोगों को भी मार रहा था। टचिंग एटलीस्ट $500 million ईच इन फरवरी 2019। इन 2018 कतर ने हेल्प प्रोवाइड की 26,000 डिस्प्लेस्ड यमनीज को और $20 मिलियन का भी प्रॉमिस किया कि ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए देगा। अब जो है वो समिट किसके बारे में था? समिट, ये जो मैं आपके साथ 3-4 मेजर इश्यूज डिस्कस किए हैं, इनको सामने रख के समिट को इन तीनों ममालिक ने जो है वो कहा कि हम ये समिट होल्ड करते हैं, इन इश्यूज को डिस्कस करेंगे, मुसलमानों का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इमेज इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, जेंडर इक्वालिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, मुस्लिम वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। इस्लामोफोबिया, मुस्लिम वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट्स, यमन में वॉर, कश्मीर में वॉर, म्यांमार के जो क्राइसिस हैं उसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। इसमें जो और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है ग्लोबल वार ऑन टेरर के बाद 9/11 के इवेंट्स के बाद मुस्लिम वर्ल्ड की जो परसेप्शन है वेस्ट में, और जिसकी वजह से जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं जो कि स्पेशली सीरिया से, लीबिया से या तुनिशिया से या अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूरोप की तरफ जा रहे थे, उनको इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ रहा था, उनके खिलाफ अटैक्स हो रहे थे। न्यूजीलैंड में आपने देखा कि अटैक हुआ एक मुस्लिम मॉस्क के ऊपर जिसमें डजन्स ऑफ डेथ्स हुई। इस तरह के इवेंट्स के बाद मुस्लिम वर्ल्ड के परसेप्शन को चेंज करने के लिए ये समिट, बुनियादी मकसद इसका ये था। एफिकेसी एंड रेलेवेंस ऑफ OIC, कुआलालंपुर समिट ने हमें एक बात तो बता दी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस के अंडर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो अपनी रेलेवेंस लूज कर चुकी है। और आई थिंक अब टाइम इज हाई कि पाकिस्तान को, ईरान को, टर्की को, मलेशिया को और जो अदर मुस्लिम पावर्स हैं जो कि मुसलमानों की फेट को लेके कंसर्न हैं, वो अपने एक पैरेलल एवेन्यू के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ या ब्लॉक के साथ या अलायंस कुछ भी कह लें, उसके साथ जो है वो इमर्ज करें, एक नया इनिशिएटिव लें। असाइनमेंट क्वेश्चन जो इसके लिए है वो पहला है, पाकिस्तान डिसीजन नॉट टू अटेंड कुआलालंपुर समिट सजेस्ट दैट पाकिस्तान्स फॉरेन पॉलिसी इज क्वाइट वल्नरेबल टू एक्सटर्नल प्रेशर्स, एनालाइज द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 2 है, कुआलालंपुर समिट reiterates the principle that there are no permanent friends or foes in state to state relations. Illustrate। इसके साथ इस टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।